अच्छा बताए आप लोगों को कि आइंस्टाइन ने जो थ्योरीज दी थी वो अपने 1905 1906 के टाइम पर दी थी। इसमें उन्होंने रिलेटिविटी की भी थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए भी दिया था। तो इनको जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन पर मिला हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन पर मिला हुआ है, दैट इज अराउंड 1921 या 22 इसके आसपास में। इसके आसपास में जो है इनको नोबेल मिला हुआ है। मतलब अपन सोचते हैं कि इनका जो रिलेटिविटी का वर्क था, है ना, अपने का जो आइडिया था कि यार रिलेटिविटी के लिए इतने फेमस हैं, E=mc² के लिए इतने फेमस हैं, तो कई बार लोग अज्यूम कर लेते हैं कि भाई इनको जो है नोबेल प्राइज मिला होगा तो इसी पर मिला होगा, रिलेटिविटी पर मिला होगा। लेकिन एक्चुअली जो है ये मिला था अपना 1921 1922 पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर मिला हुआ था। अच्छा एक और चीज, अगर आप पेपर को देखोगे, जेई के पेपर को देखोगे पुराने वाले को, तो यू विल फाइंड कि अपना जो ये मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स का ह्यूज वेटेज है, ह्यूज ह्यूज। मैं ह्यूज इसलिए कह रहा हूं जिसका ROI बहुत ज्यादा है। ROI मतलब समझते हो कि अगर तुम बैंक में 10 रुपए रखते हो और तुम बैंक ने अगले दिन तुम्हें 20 रुपए दे दिए, एक बैंक तो ये हुआ, और दूसरा बैंक क्या हुआ अपने पास, एक उसने 10 रुपए रखे और 2-4 साल बाद वो तुम्हें देता है 11 रुपए। तो एक बैंक तो तुम्हें एक दिन में ही 10 रुपए बढ़ा के दे रहा था, तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा था। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या था, बहुत बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। मतलब क्या है, आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, टाइम ही तो लगा रहे हो इसको समझने सीखने में, और इसका सबसे बढ़िया आउटपुट मिलेगा। आप अगर पेपर में देखेंगे ना, तो आपको लगभग लगभग आपको 20 मार्क्स के आसपास के सवाल जो है, 20 मार्क्स के आसपास के सवाल इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स से आ जाएंगे। और मॉडर्न फिजिक्स आपने देख ही लिया, दो चीजें तो अपन ने कर भी ली, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। थोड़ा सा बचा हुआ ये सब मिला के, अभी थोड़ा सा वो रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है वो कर लेंगे, उसके बाद तो काफी खत्म ही हो जाएगा लगभग। फिर उसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं बहुत आसान हैं और कम टाइम में खत्म भी हो जाती हैं, और अपना इसका वेटेज जो है वो 20 मार्क्स का होता है। इसी की जगह अगर अपन कंपेयर करते हैं, किसी रिजिड बॉडी को कंपेयर कर लेते हैं, रिजिड बॉडी डायनामिक्स को कंपेयर कर लेते हैं, अपने को पता है कि भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर देखता हूं तो ये लगभग लगभग अपने को 3 सवाल के आसपास मिल जाता है, तो लगभग आप मान सकते हैं 12 मार्क्स के आसपास इसका, 12 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज होता है। अब सोचो रिजिड बॉडी डायनामिक्स तुम्हारा लगभग लगभग 1 महीना चलता है, 1 मंथ, है ना। 11th में कितना टाइम चला था, इतना ही चला होगा या ज्यादा चला था, 1 महीना, 1 महीना चला था। और अगर मैं मॉडर्न को देखूं ना, तो मॉडर्न इफेक्टिवली अपना तो 1 घंटे की क्लास होती है, 1.5 घंटे की क्लास अगर देखा जाए ना, तो इफेक्टिवली आप बोल सकते हो कि 1 वीक या 10 डेज बोल सकते हो। तो कंपैरिजन देख सकते हो आप कि यार रिजिड बॉडी डायनामिक्स 1 महीना में 12 मार्क्स के बारे आसपास आपको देता, ये 10 दिन के आसपास में आपको लगभग 20 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत टफ सवाल होते हैं, एकदम हलवा सवाल होते हैं, आसानी से आप एकदम सॉल्व कर सकते हो अगर पढ़ा है तो, ऑब्वियसली, है ना। ऐसा नहीं कि भाई कि बस इससे सवाल आने वाले हैं, ये इतना सब पता है तो इससे सॉल्व नहीं होगा। अपने को अगर पढ़ना भी है, पढ़ लिया तो फिर अपने को डेफिनेटली जो है सॉल्व हो जाएगा। तो काफी सिंसियरली लीजिएगा इसका, ऐसा नहीं कि अपन लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं तो मतलब लाइटली ले रखा है कि भाई ठीक है, सुबह उठ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, है ना। थोड़ा सिंसियरली लेना, और फिर मतलब कोई भी दिक्कत है उसको खत्म कर देना। मतलब ऐसा होता है ना कि एक एक चीज को आप खत्म करेंगे, जैसे मान लो आपको मतलब खूब सारा खाना मिल गया, है ना, मतलब बहुत सारा खाना मिल गया, जो भी आपका फेवरेट ही हो, बोले से मतलब 2 किलो मिल गया है ना, 2 किलो मिल गया, कुछ भी मिल गया मान लो। अब मान लो कि तुम्हें क्या है कि इसको खाना है, तो तुम तो क्या करोगे, 1 बाइट करोगे ना यार। ऐसा तो है नहीं कि बस उसको लिया और मुंह में डाल दिया सब कुछ,
है ना। एक बाइट लिया, दूसरा बाइट लिया, तीसरा बाइट लिया, चौथा बाइट लिया, धीरे 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 कर खत्म कर दिया। तो पॉइंट इज दैट कि यार ये जो बाइट है इसको जितना अच्छे से ले सकते हैं उतना अच्छे से लें। तो इस बाइट का मतलब क्या है, एक चैप्टर हो जाएगा अपना, कि एक चैप्टर जो है अपना बहुत आसानी से, बहुत आराम से, जो भी दिक्कत नहीं, मतलब कुछ भी होता है उसको अच्छे से जितना अच्छा से कर सकते हैं कर लें। फिर अगली बाइट लें, फिर अंदर अगली बाइट लें, फिर अगली बाइट लें, ठीक है ना। तो कोई भी बड़ा टास्क होता है तो इसको देख के डरना नहीं है, एक एक बाइट खत्म करते जाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। ऐसे नहीं कि लो जी भाई फैल जाएगा, है ना तो तुम कुछ कर पाओगे, बेचारा थोड़ा सा आएगा मुंह में और बाकी सब तो खत्म हो जाएगा। तो यू गेट माई पॉइंट, कितना ही अपना जो 11th एंड 12th की फिजिक्स बहुत बड़ी लग जाती है ना, 11th एंड 12th की फिजिक्स बहुत बड़ी लग जाती है, पर धीरे धीरे एक एक चैप्टर को टारगेट करोगे कि भाई मैं रिजिड बॉडी को इतना बढ़िया से पढ़ लेता हूँ कि इसमें से एक भी सवाल आ जाए सारे की ऐसी की तैसी कर दूंगा, सब खत्म कर दूंगा। अगर मान लो सेंटर ऑफ मास से इतना अच्छे से आपने पढ़ लिया कि कोई भी सवाल आ जाए उसको खत्म कर देना है, बस मतलब मार ही देना है उसको कि अब तो आ जाओ, मतलब सवाल पढ़ते ही स्माइल आ जानी चाहिए कि लो बेटा ये तो अपना हो गया। तो मतलब एक एक चैप्टर करके खत्म करोगे ना, तो एक एक बाइट लेके अपन 2-3 किलो जितना भी खाना था खत्म कर दोगे, ठीक है ना। तो पॉइंट मेरा समझ ही रहोगे। इस टाइम को जो है, इस टाइम को आप मतलब इतना लाइटली ना लें, मतलब घर पे ऐसे थोड़ा ऐसा छुट्टी वाली फीलिंग ना लें क्योंकि कभी ना कभी तो जेई एडवांस तो होगा ही, और मुझे लगता नहीं है कि अगले साल का ऐसा कोई अफेक्ट होने वाला है इस साल की डिले होने की वजह से, है ना। तो अपना स्टार्ट तो थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन जो एंड होने वाला है वो बिल्कुल उसी टाइम पर होगा। तो अपना टाइम तो भाई कम ही हो रहा है थोड़ा सा, ये समझ ही रहे होंगे, समझ रहे हो ना कि भाई पिछला अगला जो जेई एडवांस होगा लगभग आप मई के आसपास ही सोच सकते हो, और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी। अभी लॉकडाउन की वजह से अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली क्लास सोचे तो अब तक शुरू होके मतलब अपना काम हो जाना चाहिए। तो ऑलरेडी अपना टाइम जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, अपन थोड़े मस्ती में ज्यादा रह रहे होंगे घर पे, मतलब समझ ही रहे होंगे, इतनी फील नहीं आती है कि भाई क्लास चल रही है नहीं है चल रही, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस को थोड़ा सिंसियरली लें और होमवर्क वगैरह करते रहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बोल दो यार। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो अब अपना जो है, मैंने पिछली बार छोड़ दिया था कुछ ऐसा कि ये सरफेस थी, इस पर अपना ये इंसिडेंट हुआ था, इसकी इंटेंसिटी आई थी और ये एरिया ए था, और यहां से कहा गया था कि इसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है आर है, और अब्जॉर्प्टिविटी वो ए है। अच्छा बताओ, फुल अब्जॉर्प्शन हो, 100% अब्जॉर्प्शन, तो कितना प्रेशर बना था? I/C बना था। और अगर बताओ ये अपना क्या बोलते हैं, कंप्लीट रिफ्लेक्शन है, तो क्या 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 प्रेशर बना था? 2I/C 2I/C बन गया था, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इंसिडेंट जो है उसके दो टुकड़े हो चुके हैं, उसमें से एक ने तो क्या बोला, मैं रिफ्लेक्ट होऊंगा, तो जो रिफ्लेक्ट हो गया उसको वो बाहर आ गया, और एक ने बोला कि मैं वहीं खत्म हो जाऊंगा। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ, मैं क्या बोल सकता हूं कि इंसिडेंट, मतलब जो रिफ्लेक्टिविटी क्या बोला जाता है कि हमारे पास एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं अपने को, ठीक है। एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट है रिफ्लेक्टिविटी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एनर्जी रिफ्लेक्टेड अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, आर इंटू ई आई। इसी प्रकार से मैं देखता हूं इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, आर इंटू आई आई, मतलब इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां पे जो रिफ्लेक्ट हुई इंटेंसिटी है वो हो जाएगा आर इंटू इंसिडेंट, यानी कि आई था वो, आई तो हुआ था इंसिडेंट, और जो अब्सॉर्ब्ड लिखा जाएगा, अब्सॉर्ब्ड इंटेंसिटी,
वो क्या लिखा जाएगा बोलो? वो लिखा जाएगा A इंटू आई। कुछ भी समस्या हो, अभी अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो बता दो, तो यहां से क्या आ जाएगा? A इंटू आई आ जाएगा। अच्छा सर ये दूसरे वाला लिखो ना एकदम। ये वाला ये एनर्जी वाला। एनर्जी ई वाला, आर। ये वाला तो चीज पता है अपने को, ये तो पहले ही देखा था अपन ने हाँ ये जब वाला आर को पता डिफाइन किया था। तो है। इधर मल्टीप्लाई कर दे, ई आर बराबर आर इंटू ई आई। हाँ अब मेरे पास एनर्जी इंसिडेंट इज का ये फंडा रिलेशन की बन गया, तो मैं क्या कर देता हूं कि इंटेंसिटी होती क्या है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, होती है ना, पावर अपॉन एरिया। हाँ हाँ। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पर इसकी जगह पर ये डाल दिया आई, मतलब E इज इक्वल टू आई टी इंटू एरिया, ठीक है। हाँ और मैं अगर रिफ्लेक्टेड एनर्जी की बात करूं तो आई मतलब ई आर इज इक्वल टू आई आर टी इंटू एरिया। इसी प्रकार से एनर्जी इंसिडेंट की बात करूं तो वो होगा आई आई टी इंटू एरिया। बोलो बात समझ में आई? हाँ बस यहाँ डाल दो तो टी और ए तो कट गया, तो बस ये हाँ। संबंध आ गया इन दोनों का। अब मैं अब्सॉर्ब्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं तो ये भी समझ में आ गया फिर इसी लॉजिक से, ए इंटू आई। हाँ ए इंटू आई। अच्छा ए को अपन क्या एक और आर के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? ए को आर के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? 1 - R 1 माइनस आर इंटू आई, ठीक है। अच्छा चलो, अब दो मेरे पास दो चीजें दिख गई, दो टुकड़े दिख गए कि एक इंटेंसिटी तो ये है जो कि रिफ्लेक्शन दिखाती है 100%, और एक इंटेंसिटी ये है जो कि 100% अब्जॉर्प्शन दिखाती है। तो मैं देख सकता हूं प्रेशर अफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव प्रेशर अगर देखा जाए तो दो कारणों की वजह से बनेगा। तो लिखा जाएगा प्रेशर ड्यू टू रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, और दूसरा क्या लिखूं? प्रेशर ड्यू टू अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट, अब्जॉर्प्शन पार्ट। अच्छा बताओ, रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी कितनी थी? आर इंटू RI। आई। अच्छा, अगर इंटेंसिटी आई होती है रिफ्लेक्शन की तो इसकी प्रेशर क्या लिखा जाता है? 2I/C। तो यहां पर क्या लिख दूं? RI/C।2RI/C। चलो ठीक है। अब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो कितनी इंटेंसिटी है? 1 माइनस आर इंटू आई। तो इसका क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस आर आई बाय R/C। सी। तो ये इफेक्टिवली कितना आ गया? ये आ गया 1, ये प्लस आर आई बाय सी। देख सकते हो ना, यहाँ पर 2RI/C था, यहाँ पर माइनस आर आई बाय सी था। तो 2 माइनस 1 यानी कि +1 बन गया। तो +1 RI/C, और एक 1 था ही, तो 1 + RI/C। बोलो समझ में आया क्या? हाँ। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इफेक्टिव प्रेशर हमारे पास इतना बन जाने वाला है, 1 + RI/C बन जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, नहीं तो अभी नोट कर लो जल्दी। सर इधर आर कैसे है सर? हाँ जी, आर कैसे है इधर? कहाँ? कौन सा वाला? ये वाला आर या कौन सा आर? ये इधर वाला यही वाला 2R आई वैसे। 2R/C। अच्छा एक बात बता कि अगर इंटेंसिटी मतलब 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है और इंसिडेंट वाली इंटेंसिटी आई थी, तो बताइए प्रेशर कितना बना था? आई बाय सी। 2I/C, 100% रिफ्लेक्शन के लिए। हाँ 2I। तो अब देखो यहाँ पर जो हमने सवाल किया, इसमें हुआ क्या था कि इफेक्टिवली हमारे पास इंटेंसिटी जो बनी थी, रिफ्लेक्शन वाली इंटेंसिटी कितनी बनी? R इंटू आई बनी। हाँ तो रिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी R इंटू आई बनी, मुझे पता है कि 2I/C लिखा जाता है, तो 2 और इफेक्टिव कितना बन गया? RI/C। बोलो कोई दिक्कत अब? नहीं। करो करो करो, लिखो।
हो गया। हो गया? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। होगा। रुको। 1 मिनट सर। ओके ओके ओके, रुको तुम लिखो, तब तक मैं अपनी बैकग्राउंड को बढ़िया बनाता हूँ। कहाँ से होता है, भूल गया। हाँ ये मसला। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट है ना। तो फोर्थ पार्ट में अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। तो ये तो अपना क्या था, ये सरफेस थी, है ना, और इस पर इंसिडेंट करवाई है हमने लाइट। ये लाइट बीम है ना। तो लाइट बीम है, तो इस पर जो है अपना ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, इज ए मानते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर नॉर्मल के साथ में एंगल थीटा बनाते हुए आती है। इंसिडेंट इंटेंसिटी वो हमने ले लिया है, आई ले लिया है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर बताइए कि कितना प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर, ये 100% अब्जॉर्प्शन यदि है, इंसिडेंट इंटेंसिटी आई है, एरिया ए है, और यहाँ पर ये इस प्रकार से सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है एंगल थीटा के साथ में, तो बताइए प्रेशर ऑन द सरफेस। सबसे पहले तो फोर्स बताइए, एक तो फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। तो अब बताइए क्या बनना चाहिए इसको। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे पिछली बार तक, कि भाई सरफेस के ये अगर सरफेस लिया तो सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर लाइट मारी हुई थी, और जिसका एरिया मैंने यहाँ पर इस प्रकार से ए लिया हुआ था, इंटेंसिटी आई ली हुई थी। अब इसी चीज को मैंने क्या कर दिया, टेढ़ा कर दिया कि 100% अब्जॉर्प्शन तो है, कोई बात नहीं, लेकिन इंसिडेंट लाइट जो है वो सीधा ऐसे सरफेस पे ना गिर के ऐसा टेढ़ा गिरा दिया है, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा कर दिया है। तो अब बताइए कि सरफेस पर जो लगने वाला फोर्स है और रेडिएशन प्रेशर है वो कितना पाया जाएगा, है ना। बीम एरिया ए लिखा गया है, बीम एरिया ए लिखा है। कौन सी बीम? लाइट बीम। I by C cos theta. आई बाई ए सी, cos थीटा बाई सी। ए cos थीटा बाई सी, हाँ वही। आई ए कॉस थीटा बाई सी। नहीं, अभी तक दोनों गलत आंसर है। I A cos theta by C। अरे नहीं, अब्जॉर्प्शन है भाई, 100% अब्जॉर्प्शन है, तो 2 नहीं होगा। और अपन पहले फोर्स सोच लो, पहले, है ना, फोर्स सोच लो कि अगर सीधा गिर रहा होता तो फोर्स यदि मैंने F0 लिखा तो टेढ़ा जाने की वजह से बताइए कितना फोर्स हो चुका होगा F0 के कंपैरिजन में। F0 cos थीटा हो चुका होगा, बिल्कुल सही। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ? ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं अब कि मैं लिखता हूं यदि एक फोटोन का मोमेंटम चेंज, तो यहां पर एक फोटोन का मोमेंटम लिखा जाता है मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। अगर लिखें तो वो लिखा जाता है h बाय लैम्डा, ठीक है। तो मैं अगर चेंज इन मोमेंटम देखता हूं इसका, तो चेंज इन
मोमेंटम देखा जाए, तो चेंज इन मोमेंटम देखा जाए तो इस सरफेस के लिए जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, h बाय लैम्डा कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो चेंज इन मोमेंटम h बाय लैम्डा कॉस थीटा अगर बना तो ये तो एक चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन है ना, वन फोटोन की बात हो रही। तो ऐसे में अगर फोर्स देखना चाहूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, n h बाय लैम्डा कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? ये n क्या था, व्हाट इज n? नंबर ऑफ फोटॉन नंबर ऑफ फोटोन, इंसिडेंट पर सेकंड। बिल्कुल सही, पर सेकंड लिखना जरूरी है ना, भूलना मत कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, ये आ जाएगी आई ए कॉस थीटा बाय सी। कोई दिक्कत हो, अभी दर्द हो रहा हो कहीं पर, बता दो। ठीक है, चलो फोर्स आ गया। तो अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं, सर इफेक्टिव एरिया तो ए cos थीटा लेंगे ना। अभी अभी उसी की बात करो ना यहाँ पे। अरे देखो, यहाँ पर मेरे पास जो इंसिडेंट फोटोन थे, यहाँ पर जो मेरे पास इंसिडेंट फोटोन थे वो तो इसी बीम एरिया से निकाल सकता हूं ना मैं। ये जितना एरिया ये था, उसी बीम एरिया की मदद से मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स n निकालना है ना हमें तो। अरे समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ या मैं एक मिनट मैं कर देता हूँ, पूरी बात कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इंटेंसिटी इनटू एरिया कर दिया जाए तो पावर आ जाएगा, और पावर क्या लिखा जाएगा, n इंटू एच सी बाय लैम्डा लिखा जाएगा। तो यहाँ से एन एच बाय लैम्डा जो बना, एन एच बाय लैम्डा जो बना, दैट इज आई ए बाय सी बनेगा। तो मैंने एन एच बाय लैम्डा को आई ए बाय सी कर दिया। बात समझ में आई क्या? तो अब मैं बात करता हूं प्रेशर की। तो प्रेशर लिखा जाता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि ये आ चुका है आई ए कॉस थीटा बाय सी डिवाइडेड बाय एरिया। और कौन सा एरिया? जिस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है उसका एरिया। तो एरिया ऑफ सरफेस लिखूंगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बताओ यदि ये वाला एरिया ए था तो क्या ये वाला एरिया जो जमीन का है वो भी ए होगा क्या? नहीं, ज्यादा होगा कम होगा? ऐसे ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। कितना होगा? कितना होगा बताइए? ए बाय cos थीटा। ए बाय कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। किसने कहा था ये? आंसर किसने दिया? ये किसने दिया? मैंने मतलब नाम होगा ना, मुझे कैसे पता लगेगा? दुर्गेश ने दिया था। वेरी गुड दुर्गेश, सही है ये। तो एक्चुअली ये समझिए कि ये वाला एरिया जो है वो ए है, ठीक है? ये वाला एरिया जो है वो ए है। और अब ये समझना कि ये दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। ये वाला एंगल थीटा है। मैं मान लेता हूं कि ये जो है दिस इज A1। मैं मान लेता हूं दिस इज A1, ठीक है? तो अब देखना कि मैंने क्या कर दिया कि ये देख सकता हूं कि ये अगर मैंने एरिया दिखाया तो ये तो एंगल 90 डिग्री बना होगा यहाँ पर। यदि यहाँ पर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, यानी कि ये एंगल थीटा रहा होगा। हाँ यानी कि ये एंगल थीटा रहा होगा। तो मैं देख सकता हूं इस एरिया का जो कंपोनेंट है, यानी कि ये एरिया है A1 का ये वाला कंपोनेंट A होना चाहिए, यानी कि A1 cos थीटा, A1 का इस तरफ वाला कंपोनेंट, यानी कि A1 cos थीटा को अपन A लिखा जा सकता है। तो A1 बन जाएगा A बटा cos थीटा। तो इसकी मदद से आप देख सकते हो कि जो प्रेशर P बना, जिससे कि अपन रेडिएशन प्रेशर लिखेंगे, वो लिखा जाएगा आई ए कॉस थीटा बाय सी अपॉन ए बाय कॉस थीटा। तो यहां से ये बन जाएगा आई ए तो ए कट गया बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया? ठीक है। तो फोर्स तो कितने फैक्टर से चेंज हुआ था? कॉस थीटा से चेंज हुआ था। और प्रेशर कितने से हुआ? कॉस स्क्वायर से हुआ।
प्रेशर ज्यादा हुआ, प्रेशर जो है इसमें कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया, एक तो थीटा जो मोमेंटम चेंज में थीटा आया था वो, और साथ ही साथ इसका एरिया भी जो है वो इंक्रीज कर गया, उसकी वजह से भी प्रेशर कम हो गया। तो दोनों मिला जुला के इसको कॉस स्क्वायर का फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, और ध्यान रखना सवाल में पूछा क्या है, फोर्स बोला है या प्रेशर बोला है, क्योंकि आंसर अपने ऑप्शन में कॉस थीटा भी होगा, कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा, तो जल्दबाजी में कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की गलती मत कर देना। ठीक है ना, तो अब इसे नोट कर लीजिए आप। गाने जो सुना रहे हो ना वो बंद कर दो। युग सवाल पूछता है कि सर एरर के लेक्चर उतने ही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा सवाल जायज है कि एरर के जो अगर जेन्युइनली देखा जाए तो उतना ही है, और एरर को अगर देखा जाए तो क्लास में जनरली 1.5 लेक्चर में खत्म किया जाता है ना, 1.5 या 2 लेक्चर में खत्म किया जाता है। और बाकी जो काम बचता है, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, मेरा काम खत्म हो गया। आपका काम क्या है कि जो आपको शीट मिलता है ना, जो मॉड्यूल मिलता है, जो शीट बोलता है, जो भी मिलता है, जिससे भी जो आप बोलते हैं मॉड्यूल बोलते हैं या शीट बोलते हैं, तो उसमें से अपने को ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि एरर एक ऐसी चीज है जिसमें कि जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे ना, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी जो वो सिली मिस्टेक्स होती हैं एरर में, जो बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं, जीरो एरर की सिली मिस्टेक होती है, एक अपनी कैलकुलेशन वाली प्लस माइनस वाली जो सिली मिस्टेक होती है, तो जब तक आप ये क्वेश्चंस खुद से अच्छे से नहीं कर लेंगे तब तक आपको अच्छे से मजा नहीं आएगा। तो मेरा काम खत्म हो चुका है, आपका काम अभी आधा ही हो रहा है। तो अपना मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल है ना आपको एरर वाला? नहीं है। नहीं है? ओके, तो मैं कुछ करता हूँ, इसका कुछ जुगाड़ करता हूँ और अगली क्लास के एंड में मैं देने की कोशिश करूंगा। फ्लूइड्स खत्म हो चुका है अंजलि,
और ऋषिकेश पूछता है खत्म हो गया क्या फ्लूइड्स? हाँ ऋषिकेश, फ्लूइड्स खत्म हो चुका है, फ्लूइड्स खत्म हो चुका है। फ्लूइड्स का आपको है क्या कुछ क्वेश्चन बैंक? एससी वर्मा में एससी अच्छा एचसी वर्मा है, इसके अलावा कुछ और नहीं है? अरे हाँ नहीं बोल रहे हो ना बोल रहे हो? नहीं 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 है ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ मिल जाए, सॉफ्ट कॉपी मिल जाए जिसकी मदद से आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है चलो अब अगले पार्ट पर आते हैं, 5वां नंबर, जिसमें कि 100% रिफ्लेक्शन पाया गया हो। 100% रिफ्लेक्शन है, ये हमारी सरफेस है, सरफेस पर बीम आई कितने से? ये इस प्रकार से बीम आई, बीम की इंटेंसिटी जो है वो आई पाई गई, इसका एरिया ए पाया गया और एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पाया गया। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर फोर्स जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? 2h by lambda cos theta 2IA/c cos थीटा। ठीक है बोलो बोलो बोलो। हाँ और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडिएशन प्रेशर, जो बोलेंगे रेडिएशन प्रेशर 2i अगर कहा जाएगा तो वो बनेगा, बोलो कितना? 2i by 2I/c 2i cos square theta by c और cos square theta cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। और अगर मैं फाइनली 6 नंबर लिखता हूं कि पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल अब्जॉर्प्शन, तो इसमें अगर मैं देखता हूं तो मान लेते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन जो था वो रिफ्लेक्टिविटी आर थी, रिफ्लेक्टिविटी मैंने मान लिया आर है। ठीक है और सेम फंडा है, ये इसी प्रकार से सरफेस पर इंसिडेंट हुआ जिसकी इंटेंसिटी आई थी। तो बताइए यहाँ पर जो फोर्स बनेगा वो कितना पाया जाएगा? बोलिए बोलिए। R into IA by C cos theta R into I A by C cos theta A/c cos थीटा plus 2A 2A नहीं, उल्टा बोल दिया गधे। अब्जॉर्प्टिविटी में वो करेगा, सिंगल रखेगा, और रिफ्लेक्टिविटी में 2I हो जाएगा। इसके दो टुकड़े कर दो ना, एक तो जो इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट हुई है तो वो रिफ्लेक्ट कितनी हुई होगी? R into I बाहर निकली होगी, और अब्जॉर्ब कितनी होगी? A into I अब्जॉर्ब हो गया होगा। इतना टाइम नहीं लगता। अरे यार मैं लिख लेता हूं, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की वजह से अगर लिखा जाए तो 2I की जगह लिखा जाएगा RI, ये बना A cos थीटा बाय C, और अब्जॉर्प्टिविटी की वजह से लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? वो होगा A into I into A cos थीटा बाय C। इज दैट क्लियर? अरे हाँ तो बोल दो यार। हाँ हाँ सर और इसको थोड़ा सा अपन और मॉडिफाई करें तो RI A cos थीटा बाय C प्लस यहाँ पर देखें तो ये बन गया, A की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस RI A cos थीटा बाय C। तो इफेक्टिवली ये आ गया 1 प्लस RI A cos थीटा बाय C। और अगर रेडिएशन प्रेशर बोलें तो क्या बोलें? रेडिएशन प्रेशर क्या लिखूं मैं? 1 plus r 1 प्लस I cos square theta by c cos स्क्वायर थीटा बाई C। ये ध्यान रखना, यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ cos स्क्वायर हो जाता है, तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। कोशिश यही की जाएगी कि इस चीज में फंसा दिया जाए cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना?
तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। हो गया? हो गया? चलो अब एक 8 minutes, सवाल। sir. हाँ Sir. लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया सर. अगला Okay. सवाल। अगला सवाल क्या है? मान लीजिए ये हमारी सुंदर पृथ्वी है ना, और इसका रेडियस मैंने आर मान लिया, रेडियस जो है वो आर मान लिया। अब यह क्या था? सूरज था। सूरज की और पृथ्वी की दूरी बहुत बहुत ज्यादा है, तो सूरज से आती हुई अगर लाइट को देखा जाए तो वो कैसी आती हुई पाई जाएगी? वो इस प्रकार से अपने को पैरेलली आती हुई दिखती हुई पाई जाएगी। इसकी इंटेंसिटी मैंने क्या दिया? आई है। मैंने क्या दिया? कितना है? आई है। ठीक है, और ये बोलता है कि 100% अब्जॉर्प्शन हुआ, 100% अब्जॉर्प्शन हुआ। तो बताइए कि फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू रेडिएशन कितना पाया जाएगा? इतना टाइम नहीं लगता है यार, बताइए। 2 pi r square I by c. अच्छा, एक गलती कर दी आपने। और कोई? So pi square I by c. पाई Pi square पाई आर pi स्क्वायर square आई बाई सी, बिल्कुल सही। पाई आर स्क्वायर आई बाई सी होगा। तो एक्चुअली यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर ये फोर्स वगैरह निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर ये जो आर रेडियस था ना, ये जो आर रेडियस था, इसी की मान लो मैंने यहाँ पर आर रेडियस की डिस्क बना लेता हूँ, आर रेडियस की डिस्क बना लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी ये आ रही थी ना, लाइट आ रही थी ना, तो ये सभी के लिए जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो अलग अलग पाया जाएगा। सभी किरणों के लिए जो ऐसे आएगी ना, ऐसे अलग अलग रेज आएंगी, तो इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अलग अलग पाया जाएगा।
तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स बनेगा वो अपने पास में एक तो इधर वाला धक्का बनना चाहिए था। मान लो मैं इसी की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये आने वाला मोमेंटम ऐसा था, आने वाला मोमेंटम यदि ऐसा था तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मोमेंटम चेंज हमारे पास जो बना हुआ है वो इसी दिशा में बना हुआ है। नेट मोमेंटम चेंज जो बना हुआ है वो इसी दिशा में बना हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई साहब कि ये जो है जितना यहाँ पर डिस्क, ये जो अगर मैं डिस्क इमेजिन कर लेता हूँ, ये इमेजिन कर लिया मैंने डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है आर के बराबर ही है, जिसकी रेडियस आर के बराबर ही है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जितने फोटॉन्स इस डिस्क से गुजरे उतने ही फोटॉन यहाँ पर इस पर लगने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स जनरेट होगा वो मैं बोल सकता हूँ कि वो इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब ये इसी डायरेक्शन में जनरेट होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पर भी अपने पास जो फोर्स जनरेट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इफेक्टिव अगर देखा जाए कि मतलब इसकी जगह एक चीज जो दिमाग में आती है कि यार यहाँ पर इंसिडेंट जो हुआ है वो हेमिस्फीयर पर हुआ है, यानी कि पूरी पृथ्वी के आधे पार्ट पर हुआ है, तो हम पूरी पृथ्वी का अगर एरिया लिखें तो 4πr² लिख सकते हैं, लेकिन और उसका आधा अगर कर दें तो डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, यानी कि 2πr² लिख सकते हैं यहाँ पर इंसिडेंट होने वाली सरफेस का एरिया। लेकिन ये एरिया हमारे पास एक्चुअल एरिया नहीं है, हमारे पास जो इफेक्टिव एरिया बना हुआ है वो क्या होना चाहिए, πr² Pi होना r चाहिए। square. तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 100% अब्जॉर्प्शन है तो ये लिखा जाएगा I/c, 100% अब्जॉर्प्शन है तो प्रेशर हो जाएगा I/c, और इसका एरिया अगर देखा जाए तो वो बन जाएगा πr²। जैसा जितना फोर्स इस डिस्क पर लगा है एग्जैक्टली आप जो है ऐसा करके लगा होगा। बात समझ में आई क्या? बोलो बोलो बोलो। अब मैं बोल देता हूं कि HCV जब आप खोलोगे और HCV के सॉल्व्ड एग्जांपल जब आप करेंगे, HCV सॉल्व्ड एग्जांपल कौन सा वाला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर, उसको आप सॉल्व करिएगा और रेडिएशन प्रेशर के इसमें अब सवाल बने हुए हैं। HCV में सॉल्व्ड एग्जांपल में रेडिएशन प्रेशर के सवाल बने हुए हैं। अब आप इन सवालों को करने लायक हैं, और ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन देख के बस पढ़ना है, स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है, सवाल पढ़ा उसको अच्छे से सॉल्व किया एंड फिर सॉल्यूशन मैच करना कि आपका और आंसर मैच करता है या नहीं करता है, करता है तो कैसे करता है और नहीं करता है तो कैसे करता है, जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम मॉडर्न फिजिक्स के अगले पार्ट की तरफ आते हैं और इसे हम जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो अब देखो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में अभी तक? हाँ सर। पता नहीं कुछ बिच रहा है तुम्हारे, तो उसको माइक को बंद कर लो बस। हाँ सर पढ़ा। है ना, हाँ, पढ़ा एटॉमिक है। स्ट्रक्चर पढ़ा हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। तो मतलब मैं बस तुम्हें बस ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे कि तुम्हें आता है। सवाल सवाल करवा दूंगा, थ्योरी वाला काम जो है आपने पहले ही किया हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, पूरा डिटेल में अपन पढ़ेंगे। रिवीजन हो जाएगा सर एक बार। हाँ हाँ, अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इससे रिवीजन हो जाएगा, जो भी समस्या वहां थी वो यहाँ खत्म हो जाएंगी, और दोनों को मिला के फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, केमिस्ट्री भी अच्छा हो जाएगा, रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है मतलब कई सारे मॉडल दिए गए थे कि धीरे धीरे थॉमसन मॉडल आया, रदरफोर्ड मॉडल आया, फलाना फलाना। तो हम बात करते हैं कि भाई मतलब सबसे पहले मॉडल दिया गया, तो उसके बाद में जैसे थॉमसन मॉडल हमारे पास आए, है ना, आप लोगों को पता ही है, इसीलिए मैं पहले से ही नाम यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने पास थॉमसन मॉडल आया, तो थॉमसन मॉडल तो अपन पढ़ते नहीं है, अपने को पता है अपन बोर मॉडल पढ़ते हैं। तो ऐसी क्या चीज थी कि थॉमसन की जो मॉडल था उसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ा, मतलब उसको हटाना पड़ा, और किसी और मॉडल के बारे में भी सोचना पड़ा। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल में अगर देखा जाए तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, मतलब इसके जो चार्जेस हैं उसका क्लाउड होता है, इसमें अपने पास क्या होते हैं
कि पॉजिटिव चार्ज जो है, मान लो ऐसे यहाँ पर बादल बना दिया, किसने? पॉजिटिव चार्ज ने। तो पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से फैला हुआ है, इन बादलों में फैला हुआ है। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात की जाए तो नेगेटिव चार्ज उसने कहा कि यहाँ पर जो है बीच बीच में इस प्रकार से जो है ऐसे बिंदी की तरह लगा हुआ है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है और मिला जुला के नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से न्यूट्रल होने की बात उसने कर दी, है ना, थॉमसन भाई साहब ने न्यूट्रल होने की बात कर दी। अब ये बात तो कुछ भी कर सकता है कि मैं कल से कहूंगा कि एटम जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ होता है, कुछ यहाँ होता है, बाकी सब जगह पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कहने से तो कोई भी कुछ कह देगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर अगर इसकी मदद से, इस मॉडल की मदद से जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो आपको चाहे या ना चाहे मेरी बात माननी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो अपना थॉमसन मॉडल था उसमें भी अपना अगर इन एक्सपेरिमेंट्स को हम एक्सप्लेन कर पाए तो आप चाहो या ना चाहो, जाति, धर्म, दिमाग, वर्ण वगैरह से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बंदे की बात अपने को माननी ही पड़ेगी। तो भाई साहब मैं अब देखता हूँ कि थॉमसन की मदद से कुछ एक्सपेरिमेंट तो हमारे एक्सप्लेन हो गए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, थर्मोनिक एमिशंस हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है कि आपको पता ही है हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन का n नंबर 2 से n नंबर 1 तक कूदेगा तो कितनी एनर्जी डिफरेंस आता है बताओ इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन में यदि इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में कूदता है तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? यार ऐसा मत करो, पढ़ा हुआ है ना आपने? 13.6 eV। कितना? 13.6। अरे नहीं 13.6 तो वो आता है पूरा इनफाइनाइट से n=1 पे कूदता है। हाँ कुछ याद नहीं आ रहा। 10.2 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, n=2 से n=1 पे जब इलेक्ट्रॉन कूदता है तो एक फिक्स एनर्जी आ गई, कितनी आ गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जब हमने इसका स्पेक्ट्रम का एनालिसिस किया, मतलब यहाँ पर क्या करते हैं हम, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन था, ये मान लो कि ये अपना एक कंटेनर है, ये मान लेता हूँ कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस रखी है और यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाया, ठीक है, लाइट को इंसिडेंट करवाया तो हमने देखा यहाँ से गुजर के जब यहाँ से लाइट बाहर निकली तो देखा गया कि कुछ लाइट मिसिंग है, कुछ लाइट मिसिंग है। कुछ लाइट मिसिंग है का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर वेरियस लैम्डा ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लैम्डा है, कई सारे लैम्डा है यहाँ पर। लैम्डा इक्वल्स टू 2000 एंगस्ट्रॉम भी है, 3000 एंगस्ट्रॉम भी है, 5000 एंगस्ट्रॉम भी, मतलब सारे ही है ना। और जब हमने यहाँ से बाहर निकलने वाली लाइट को देखा और उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें लाइट ऐसे दिख जाती है कि भाई वो जा रही 3000 वाली, वो जा रही 2000 वाली, ऐसा तो नहीं दिखता अपने को तो किसी और चीज की मदद से समझना पड़ता है ना कि कौन सी लाइट अवेलेबल है कौन सी नहीं है। तो वो जो जुगाड़ है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो हमने देखा आने वाली लाइट, अगर इसमें खूब सारी लाइट थी, अलग अलग प्रकार के लैम्डा थे, और बाहर निकलने वाली की बात की जाए तो उसमें से कुछ लैम्डा मिसिंग पाएगा, तो ये जो कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कि लाइट इंसिडेंट हुआ, हाइड्रोजन ने कुछ अब्जॉर्ब कर लिया और बाकी बचा कुचा उसने बाहर निकाल दिया, तो उसे जो स्पेक्ट्रम हमने एनालिसिस किया उसे क्या कहा जाता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये बात पता है अपने को? हाँ बोल दो। हाँ सर। ठीक है। और एक जो ये अब ये हाइड्रोजन बचा, अब हाइड्रोजन ने लाइट अब्जॉर्ब कर ली तो एनर्जेटिक हो गया। तो अगर मैं किसी कंटेनर में
हाईली एनर्जी वाला हाइड्रोजन ले लेता हूं, तो उससे निकलने वाली लाइट को मैंने अगर एनालाइज किया, यहाँ से लाइट एमिशन होता हुआ पाया गया। यहाँ से लाइट मतलब इसका एमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन, लाइट एमिशन होता हुआ पाया गया। तो हमने इस चीज को अगर जब ऑब्जॉर्व किया तो इसे कहा जाता है, कौन सा स्पेक्ट्रम कहा जाता है? इमिशन स्पेक्ट्रम नहीं, रेडिएशन स्पेक्ट्रम। खुद की निकल रही है ये एनर्जी, रेडिएशन स्पेक्ट्रम का, रेडिएशन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम पाए गए। तो मैंने जब देखा कि जब हाइड्रोजन से निकलने वाली एनर्जी देखी गई, तो हमने देखा कि मान लो 2500 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा यहाँ पर दिखा, मान लिया है ना, मैं कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, कि यहाँ से जो निकलने वाली जो लाइट को हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि 2500 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा पाया गया। ठीक है, अब उसके बाद में हमने देखा कि यार 4000 एंगस्ट्रॉम का लैम्डा पाया गया, 2500 और 4000 के बीच में एक भी नहीं पाया गया। मतलब कहने का मतलब है कि हमारे पास इस लाइट स्पेक्ट्रम में यही पाई गई, या ये वाली लाइट पाई गई, या कोई और मान लेते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम पाया गया। इनके बीच में यानी कि 2500 से लेकर 4000 के बीच में एक भी नहीं पाया गया, 4000 से लेकर 6000 के बीच में एक भी नहीं पाया गया। तो ये ऐसी एक फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा मिल रही है ना। इसका मतलब यहां पर क्या पाया गया कि यहां पर डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम पाया गया। डिस्क्रीट मतलब ऐसे डिस्क्रीट वैल्यूज बनी हुई है, ऐसे टुकड़े बने हुए हैं उसके। डिस्क्रीट मतलब समझते हो ना? बोल दो, हाँ बोल दो, है ना। किसी को ना बोलना हो तो वो भी बोल दो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने बोला हाँ तो हाँ ही बोलना है ना। तो हमने क्या देखा, ये जो हमने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ लैम्डा मिल रहे हैं। इसका मतलब डिस्क्रीट एनर्जी डिफरेंसेस मिल रहे हैं। किसके बीच में? हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जब जंप कर रहा है, कहीं इधर उधर जा रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर हमें डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज मिल रही हैं। तो अब वापस मैं आता हूं किसके पास में? थॉमसन मॉडल के पास में। तो थॉमसन भाई साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडमली कहीं पर भी चिपके हुए हैं। जैसे अपना क्या होता है, तरबूज होता है, तरबूज समझते हो, वाटरमेलन, कलिंगड़, है ना। तो अब मैंने क्या लिया, कलिंगड़ में देखा तो उसमें क्या होता है, अंदर एकदम लाल चकाचक होता है और उसके बीच में काले काले ऐसे बीज बने होते हैं, ऐसे कहीं कहीं पर, है ना। ये कलिंगड़ के अंदर में ऐसे बीज बने हुए। तो यहाँ पर अंदर तो क्या था, लाल था। ये सब माल यहाँ पर लाल भरा हुआ है, ऐसे लाल वाला माल भरा हुआ है सब जगह, और उसके साइड में ऐसे बीच बीच में कहीं पर बीज है। तो ये लाल वाला माल जो है, उसने थॉमसन ने क्या बोला कि ये जो लाल माल है ये तो है अपना पॉजिटिव चार्ज, और ये बीच बीच में ये जो टिकली दिख रही है ये अपने को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं कोई लेता हूँ, मान लो अपना लड्डू लेता हूँ ना, ये लिया अपन ने लड्डू में अपन ने मान लो काजू डाल रखा है ना। तो लड्डू का जो माल है इधर उधर वाला जो बेसन का होता है, वो तो अपना ये नुक्ती वुक्ती मान लो, है ना, इधर उधर का। तो ये अपना ऐसे इस प्रकार से बना हुआ है, और बीच बीच में अपन ने अगर काजू डाला हुआ है तो ये काजू अपने को यहाँ कहीं दिख गया, ये देखिए। तो ये काजू जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की तरह है, नेगेटिव चार्ज, जिसे इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और ये जो अपना लड्डू का माल था उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉडल है किसका, थॉमसन का मॉडल है। अब ऑब्वियसली थॉमसन भाई साहब ने मॉडल दिया तो कुछ एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो अपने जो एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई हो रहे थे, एक तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा था थर्माइनिक एमिशंस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई हो रहे थे। और तीसरा जो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, वो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जिसकी वजह से अगला मॉडल यानी कि रदरफोर्ड मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं होगा, वो कहा जाता है अपना डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बताओ सर। मतलब थॉमसन से पूछा गया कि बताओ ये स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों बना,
तो थॉमसन भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इस वजह से उनके मॉडल को हमने बोल दिया कि आज से तेरी बात नहीं मानी जाए। ठीक है, निकाल। तो अब सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर हेडिंग डाल दीजिए और उसमें अपन लिख देंगे जे थॉमसन मॉडल। तुला दिसत तो सत्य ज्याला दिसते, तुला छान दिसते ज्याला ते दिसते ना बरोबर. चित्र कॅमेरा बनायला तुम्हाला कॅमेरा बनायचं ते चित्र छान दिसतं. ठीक है, जे थॉमसन मॉडल। इसमें लिखें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, nucleus can be considered as, according to this model, nucleus can be considered as uniformly positively charged, uniformly positively charged solid sphere, uniformly positively charged solid sphere with embedded electron on it, with embedded electron on it। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना जस्ट लाइक कलिंगड़ और लड्डू की ठीक है, नेक्स्ट लिखें इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ। साइज ऑफ एन एटम इज, size of an atom is of the order of, size of an atom is of the order of 10 power minus 10 meter, 10 to the power minus 10 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहा है, 10 power minus 10 meter। this model could explain, this model could explain thermionic emissions, thermionic emissions, thermionic emissions, photoelectric effect, thermionic emissions, photoelectric effect, photoelectric effect and ionization of metals, and ionization of metals, ionization of metals। it could not explain, it could not explain, it could not explain alpha particle scattering, it could not explain alpha particle scattering, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अच्छा, थर्माइनिक एमिशंस क्या होता है बताइए? अपन ने लिख तो लिया थर्माइनिक एमिशंस, क्या होता है इसका मतलब? हीट प्रोड्यूस। हाँ जयेश, हीट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना ना, हीट इमिट करना, एनर्जी इमिट करना। नो, हीट की वजह से एमिशंस।
हीट की वजह से emission, कौन सा एमिशन? रेडिएशन? नाम ही सुन लो यार, थर्माइनिक रिलेटेड इलेक्ट्रॉन का emission, इलेक्ट्रॉन तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जैसे मैं मेटल ले लेता हूँ और मेटल को यहाँ नीचे से आग लगा दी, तो ये मैंने मेटल को नीचे से आग लगा दी, ये ऐसे यहाँ पर फायर कर दी। तो यहाँ से जब यहाँ से देखा तो इलेक्ट्रॉन जो है नाच नाच के बाहर कूद गए, इन्होंने एनर्जी अपनी सफिशिएंट अगर इनको मिल गई तो ये बाहर कूद गए। तो गर्म करने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो मेटल से बाहर कूद जाता है, तो दैट इज थर्माइनिक एमिशन। ठीक है, तो थर्मानिक एमिशन एक्सप्लेन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, अपने पास और भी जो कुछ हो गई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो वही हो गई कि हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एक्सप्लेन नहीं हो पाया, हमारा अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाया। 95% ठीक है, तो अपने को क्या है, इसको खत्म करना। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना, अभी इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, आपकी अभी जो अपन ने पढ़ा इसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिए। जो भी हमने रेडिएशन प्रेशर वगैरह देखा, I/C 2I/C, या रिफ्लेक्टिविटी देखा जाए तो 2RI/C लिखा जाएगा। ठीक है, अगर अब्जॉर्प्टिविटी A है तो उससे जो निकलने वाला प्रेशर होगा क्या होगा, AI/C होगा। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ तो बोल दो। हाँ और अगर मैं दोनों को इफेक्टिवली देख लूं, यानी कि रिफ्लेक्टिविटी और अब्जॉर्प्टिविटी दोनों देख लिया, तो कितना हो जाएगा, 1+R × I/C हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा कर दिया जाए तो प्रेशर जो हो जाएगा cos² होगा या cos थीटा होगा? cos² हो जाएगा। और फोर्स cos थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो अभी इतना ही रखते हैं। HCV का कोई समस्या हो, डाउट हो, आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको मॉड्यूल मतलब फ्लूइड का और एरर का जो है सॉल्यूशन क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में